गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। होप सो स्वस्थ होंगे। तो चलिए बच्चों, माई सेल्फ सुधीर सर, आई एम फ्रॉम डीप इंस्टीट्यूट। मेरे बच्चों, हम लोग आईएएस और आरबीआई के एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कराते हैं। तो उसी से रिलेटेड आज मैं डेमो क्लासेस आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। तो आज मेरा पहला डेमो क्लास है स्टैटिस्टिक्स का। बिल्कुल भी मैं अपनी क्लासेस में अपने बारे में कुछ बताना पसंद नहीं करता हूं, मेरा एज यूजुअल आदत है। तो डेमो क्लास है तो फोकस ओनली ऑन द स्टडी, राइट। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग द टाइम स्टार्ट करते हैं मेरे बच्चों। तो अगर आप ओवरऑल सिलेबस देखेंगे आईएएस का या आरबीआई का, दोनों का, आपको थोड़ा सा मैं एक बात बता दूं। कोई भी एग्जाम हो, अगर हम स्पेसिफिकली आईएएस और आरबीआई की बात करें या किसी भी एग्जाम की बात करें, आपका जो सब्जेक्ट है, आपको उस सब्जेक्ट के बारे में डेप्थ में नॉलेज होनी चाहिए। अभी जो है हाल फिलहाल ऐसा हो रहा है कि कंपटीशन थोड़ा बढ़ रहा है। कंपटीशन कम नहीं है, थोड़ा बढ़ रहा है। मतलब इतना भी नहीं है कि बहुत ज्यादा कंपटीशन है, बट रिलेटिवली कंपटीशन बढ़ा है। तो जब तक आपको सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज नहीं होगी डेप्थ वाली, ये नहीं कि सर हमने ये पढ़ा है, पढ़ा सबने सब कुछ है, ऐसा कोई बच्चा नहीं है जिसने कुछ पढ़ा नहीं हो। जिसने बीएससी किया है या एमएससी किया है स्टैटिस्टिक्स में, ऑब्वियसली उसने पढ़ा होगा, लेकिन उसने सब्जेक्ट को समझा कैसे है, वो थोड़ा सा मैटर करता है। तो आज मेरे कुछ डेमो क्लासेस है, आज की क्लास होगी, कुछ आगे चल के हम लोग डेमो क्लासेस आपके साथ लेंगे, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे कि हम लोग कैसे अपने कोर्स को लॉन्च करते हैं। तो देखिए, अगर हम बिल्कुल स्टार्टिंग करें, क्योंकि जैसा कि मैंने अभी आपको बोला कि आपको सब्जेक्ट के बारे में डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए, राइट। तो सबसे पहले बात करते हैं कि स्टैटिस्टिक्स एक्चुअली में होता क्या है, स्टैटिस्टिक्स में आप करते क्या है, आपका जो सब्जेक्ट है जिसके लिए आप एग्जाम देने जा रहे हो, उसका मीनिंग क्या है या हम उसमें क्या करते हैं। तो डेफिनेशन मैंने लिखी है, बिल्कुल कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है कि भाई हम किताब से उठा ले, नहीं, किताब से मैं कुछ नहीं उठाता हूं। हमें मतलब पता होना चाहिए कि जो बुक्स में लिखा हुआ है एक्चुअली में उसका सेंस क्या है। तो मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखना पसंद करता हूं। तो क्या है, स्टैटिस्टिक्स इज ए साइंस in which we collect the data, tabulate the data, analyzes the data, then gives the result। बिल्कुल सिंपल है, और थोड़ी लेंथी डेफिनेशन भी आपने पढ़ी होगी, मैं मना नहीं कर रहा हूं बिल्कुल भी। तो मैं एग्जैक्ट एफिलेशन यहां लिखने नहीं बैठा हूं, मैं सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए आया हूं। क्योंकि जब भी आप कोई भी कितना भी बड़ा एग्जाम आप लिखे, आपको बेसिक नॉलेज स्ट्रॉन्ग आपकी होनी चाहिए। मतलब आप बेसिक आपको पता हो, जो टफर चीजें हैं, वो टफेस्ट चीजें हैं, वो सब बन जाती हैं जब आपको बेसिक से आप स्टार्ट करके चलते हैं। तो क्या कह रहा है वो कि स्टैटिस्टिक्स जो एक साइंस का सब्जेक्ट है, पॉइंट टू बी नोटेड, स्टैटिस्टिक्स इज ए साइंस, ये एक साइंस का सब्जेक्ट है जिसके अंदर हम डाटा को कलेक्ट करते हैं, फिर हम डाटा को टैबुलेट करते हैं, हम डाटा को एनालाइज करते हैं, और फिर हम रिजल्ट देते हैं। चलिए ठीक है। अब बच्चे सोचेंगे कि सुधीर सर ये क्या आपने नया बता दिया, ये तो हमें पता है। चलो कितना पता है अभी हम बात कर लेते हैं। तो यहां पे अगर मैं आपसे एक छोटा सा डिस्कशन चाहूं कि भाई स्टैटिस्टिक्स जो कि एक साइंस का सब्जेक्ट है या एक साइंस का पार्ट है, तो आपसे अगर ये पूछ लिया जाए कि स्टैटिस्टिक्स को साइंस की कैटेगरी में क्यों रखा जाता है, या व्हाई स्टैटिस्टिक्स इज ए साइंस, तो आप 2 मिनट के लिए सोचेंगे कि हां सर बात तो ठीक है। क्योंकि जितने भी सब्जेक्ट आपको पढ़ाए जाते हैं, क्या सारे सब्जेक्ट साइंस की कैटेगरी में है? शायद नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल, सपोज मैं हिस्ट्री लेता हूं, तो अगर कोई आपसे पूछे इज द हिस्ट्री साइंस, नहीं, हिस्ट्री तो साइंस नहीं है, आर्ट का सब्जेक्ट है। तो ऐसा क्या है स्टैटिस्टिक्स के अंदर जिसकी वजह से इसको साइंस की कैटेगरी में रखा गया है? बिल्कुल सिंपल सा सवाल है, आपके दिमाग में कभी आया होगा, नहीं आया है तो आना चाहिए। अब मैं एक डिफरेंस बताता हूं आपको। मान लीजिए हिस्ट्री एक सब्जेक्ट है और हिस्ट्री में कोई बात लिखी है, सपोज इंडियन हिस्ट्री में कोई बात हमने लिखी, क्या बात लिखी? राजीव गांधी वाज ग्रेट लीडर। बिल्कुल लिखा है हिस्ट्री में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं कुछ कमेंट नहीं कर रहा हूं किसी बात पे, बस अपनी बात आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो मेरा एक सवाल है, कितने लोग ऐसे हैं जो राजीव गांधी को ग्रेट लीडर मानते हैं फॉर इंडिया? शायद बहुत सारे होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि हमें ऐसा पढ़ाया गया है, हिस्ट्री में ऐसा लिखा गया है। उनको भारत रत्न भी मिला है, तो ऑब्वियसली बात है अगर भारत रत्न मिला है तो वो ग्रेट लीडर माने जाने चाहिए, हिस्ट्री में लिख दिया। लेकिन मेरा एक सवाल है, कैन यू प्रूव इट कि राजीव गांधी वाज द ग्रेट लीडर?
कैन यू प्रूव इट? या अगर मैं ये कहूं सपोज फॉर एग्जाम्पल कि नहीं नहीं मुझे तो नहीं लगता है कि राजीव गांधी ग्रेट लीडर थे इंडिया में, उनको भारत रत्न मिलना चाहिए था, नहीं मुझे नहीं लगता है ऐसा, तो क्या साइंटिफिकली आप मुझे कन्विंस कर सकते हैं कि नहीं नहीं राजीव गांधी ग्रेट लीडर ही थे? ऑब्वियसली नॉट। क्या मैं आपको यह कन्विंस कर सकता हूं कि राजीव गांधी ग्रेट लीडर नहीं थे? ऑब्वियसली नॉट। इसका मतलब हिस्ट्री में जो लाइन लिखी गई है कि राजीव गांधी वाज ग्रेट लीडर, वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल नहीं है। बहुत सारे लोग उस बात को मानते हैं, बहुत सारे लोग उस बात को नहीं मानते हैं। तो कौन मानता है कौन नहीं मानता है डजंट मैटर। हो सकता है मैं ये कह देता कि मैं राजीव गांधी जी को ग्रेट लीडर मानता हूं, आप में से कोई ये कह देता नहीं नहीं सर हम तो नहीं मानते ग्रेट लीडर, बात खत्म। तो कुछ ऐसा सब्जेक्ट हमने पढ़ा जिसमें जो बात लिखी गई वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड नहीं है। नाउ ये बात मैंने आपके सामने क्यों करी डेमो क्लास में, समझाता हूं। जो मेरा सब्जेक्ट है वो कैसा सब्जेक्ट है? साइंस का सब्जेक्ट है। तो साइंस का सब्जेक्ट है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये नहीं कि इसमें हम प्रैक्टिकल्स करेंगे। साइंस का सब्जेक्ट का मतलब है कि इस सब्जेक्ट में जो भी बात कही जाएगी, जो भी बात बोली जाएगी, वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल होगी। आप पॉइंट समझिए। मतलब ऐसा हो सकता है कि मैं कुछ और बात कहूं मेरे सब्जेक्ट में, आप कुछ और बात कहें मेरे सब्जेक्ट में, तो ये तो हो सकता है, बट आफ्टर सम डिस्कशन हम दोनों साइंटिफिकली एक ही बात पर एग्री करेंगे। या तो आप मेरी बात मान लोगे या तो मैं आपकी बात मान लूंगा। तो उस सब्जेक्ट को साइंस की कैटेगरी में रखा जाता है जिसमें कही हुई बातें यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होती है। तो थोड़ा सा आप समझिए साइंस में और नॉन साइंस में क्या डिफरेंस है। इसका मतलब यह हुआ, अगर आपको यह टर्म समझ में आ गई तो इसका मतलब यह हुआ कि कभी भी हम स्टैटिस्टिक्स में ऐसा कोई स्टेटमेंट ना देखेंगे ना पढ़ेंगे जिसमें कोई पैराडॉक्स हो। पैराडॉक्स मतलब विरोधाभास, अपोजिट सेंस, अपोजिट कंसिडरेशन, कि भाई हम तो ये कंसिडर करते हैं आप ये करते हैं, हम तो ये मानते हैं आप ये मानते हैं। ऐसा नहीं हो सकता इन स्टैटिस्टिक्स, क्योंकि ये साइंस का सब्जेक्ट है। चलिए एक एग्जांपल देता हूं आपको। मान लीजिए सपोज फॉर एग्जांपल मैंने आपको बोला कि बेटा देखो इतना तो स्टैटिस्टिक्स आपने पढ़ा होगा, सपोज मेरे पास एक डाटा है 10, 12, 14, 18 और 200। सपोज फॉर एग्जांपल मेरे पास एक डाटा है 10, 12, 14, 18 और 200। अगर मैं आपसे कहूं कि इस डाटा का एवरेज फाइंड करिए, इस डाटा का एवरेज फाइंड करिए सपोज फॉर एग्जांपल, तो आप 1 मिनट का 2 मिनट का समय ले लीजिए। डाटा आपके सामने लिखा हुआ है। आपसे अगर मैं कहूं कि आप इस डाटा का एवरेज फाइंड करिए, तो आप 1 मिनट समय ले लीजिए। जो भी आपको फॉर्मूला लगाना है, जो भी बात कहनी है, मुझे कोई लेना देना नहीं है। मैं आपका आंसर बता देता हूं, अभी लिख के बता देता हूं। आपका आंसर आएगा 50.8। ठीक है, राउंड ऑफ कर सकते हो अगर आपका कुछ डिफरेंट आ रहा है तो आंसर आपका आ रहा है 50.8। कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे अब तक। लेकिन अब मैंने बोला कि मेरे बच्चों इस डाटा का जो एवरेज है वो 50.8 नहीं है। तो आपकी बात में और मेरी बात में कंट्रोवर्सी आ गई। तो आप पूछोगे कि सुधीर सर फिर आपके अकॉर्डिंग एवरेज क्या है? मैंने बोला मेरे अकॉर्डिंग एवरेज है 14, जस्ट सिंपल। तो जैसे ही मैंने 14 बोला, तुम में से बहुत सारे बच्चे, अब क्लास रिकॉर्ड हो रही है, पूछ तो आप मेरे से नहीं रहे हो, लेकिन जब हमारा लाइव डेमो चलेगा तब आप पूछोगे, मैं बातें करूंगा आपसे। तो जैसे ही मैंने 14 बोला इस डाटा का एवरेज, कई बच्चों के दिमाग में यह आ गया होगा यस सर, ठीक ठीक ठीक, मतलब जो अब तक इसको बोल रहे थे उन्होंने तुरंत मेरी बात मान ली और मैंने कुछ साइंटिफिक एविडेंस दिया भी नहीं है, कोई लॉजिक दिया भी नहीं है अपनी बात के लिए। लेकिन तुम में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे कि सुधीर सर नहीं नहीं 50.8 इज स्टिल माय आंसर। बिल्कुल ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब मैं बोलना स्टार्ट करूंगा, क्योंकि मुझे साइंस का मतलब आपको समझाना है कि क्यों स्टैटिस्टिक्स को साइंस की कैटेगरी में रखा गया है, और उस पर यह बात भी प्रूव हो जाएगी कि आपको एवरेज का मतलब पता है या नहीं। तो यहां पे मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगा कि बच्चों चलिए
आर्ग्यूमेंट करते हैं, डिस्कशन करते हैं कि बच्चों एवरेज का मीनिंग क्या होता है। फॉर्मूला नहीं पूछ रहा हूं, बी केयरफुल, एवरेज का मीनिंग क्या होता है। तो आप एक सेकंड में मुझे बताएंगे कि सुधीर सर, एवरेज इज ए नंबर विच रिप्रेजेंट्स द होल डाटा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस लाइन कि एवरेज इज ए नंबर विच रिप्रेजेंट्स द होल डाटा। इसका मतलब होता है सर कि एवरेज उस नंबर को कहते हैं किसी भी डाटा के जिसके आसपास डाटा की मैक्सिमम ऑब्जर्वेशंस होती हैं। कुछ ऑब्जर्वेशन उस नंबर से दूर हो सकती हैं, बट मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन उसके आसपास होनी चाहिए। तो अगर मैं पूछ लूं मैक्सिमम मतलब कितने परसेंटेज ऑब्जर्वेशन आसपास होनी चाहिए, सर देखिए ये तो नहीं कह सकते कितने परसेंटेज ऑब्जर्वेशन आसपास होनी चाहिए, लेकिन अगर किसी नंबर को आप एवरेज कह रहे हो तो उसके नेबरहुड में सपोज फॉर एग्जांपल 40% उसके आसपास ऑब्जर्वेशन है, तो किसी दूसरे के आसपास 40% या उससे ज्यादा ऑब्जर्वेशन नहीं होनी चाहिए। समझ गए? तो मैक्सिमम कोई परसेंटेज नहीं होता कि 20% मैक्सिमम होता है या 98% मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन होती है, नहीं। वो कहता है कि सबसे ज्यादा ऑब्जर्वेशन इसी नंबर के नेबरहुड यानी कि आसपास में होनी चाहिए, तभी ये एवरेज बनेगा। तो मेरा एक सवाल है, क्या सवाल है कि अगर आप इस डाटा को देखें तो 50.8 के आसपास आपको कितनी ऑब्जर्वेशन लग रही है? एक भी ऑब्जर्वेशन नहीं है। और अगर आप इस नंबर को देखें सपोज फॉर एग्जांपल और आपसे पूछे कि 14 के आसपास कितनी ऑब्जर्वेशन आपको लग रही है, तो आप तुरंत बोलेंगे सुधीर सर ये 4 ऑब्जर्वेशन इसके आसपास है, तो एवरेज क्या होना चाहिए? ऑब्वियसली 14। अब आप बोलोगे कि सुधीर सर एवरेज तो हमने आज तक पढ़ा है कि जितनी भी ऑब्जर्वेशन है उन सबका सम कर दीजिए डिवाइडेड बाय नंबर, बिल्कुल पढ़ा होगा। बट मेरे बच्चों दिस इज नॉट द एवरेज, दिस इज अर्थमेटिक मीन। बी केयरफुल, एवरेज अलग चीज होती है, अर्थमेटिक मीन अलग चीज होती है। एवरेज इज ए टेंडेंसी, अर्थमेटिक मीन इज the measurement of that tendency or not the measurement of that tendency. Arithmetic mean is one of the measurement of that tendency. तो arithmetic mean एवरेज निकालने का सिर्फ एक तरीका है, ऐसे और बहुत सारे तरीके हैं जिनसे एवरेज निकलता है। मीडियन है, मोड है, हार्मोनिक मीन है, ज्योमेट्रिक मीन है। तो हमें पता होना चाहिए किस डाटा पे क्या निकलता है। और शायद आपने पढ़ा होगा कि अगर डाटा के अंदर एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशंस हैं, एक्सट्रीम मतलब अचानक से बहुत बड़ी ऑब्जर्वेशन या अचानक से बहुत छोटी ऑब्जर्वेशन, अगर डाटा के अंदर एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन है तो हम अर्थमेटिक मीन को प्रेफर नहीं करते, हम किसको प्रेफर करते हैं? मीडियन को। और वो कितना है? 14। सो एवरेज इज 14। अब मैंने क्या किया, आपको एक लॉजिक दे दिया। तो जितने बच्चे अभी भी ये मान रहे थे कि 50.8 इज स्टिल द एवरेज, शायद अब उनका 5 मिनट में जो स्टेटमेंट होगा वो यहां चला गया होगा और क्लास में अब कोई ऐसा बच्चा नहीं बचा होगा जो अभी भी इस डाटा का एवरेज 50.8 समझता हो। सो दिस इज द रोल ऑफ साइंस कि भाई हम कोई बात कहेंगे, आप अलग बात कह सकते हो, लेकिन वो अलग बात रहेगी नहीं। जब हम आपस में डिस्कशन करेंगे तो कंफर्म या तो मेरी बात पे आप एग्री करोगे या तो मैं आपकी बात पे एग्री करने लग जाऊंगा। दिस इज माय पॉइंट कि व्हाई स्टैटिस्टिक्स इज ए साइंटिफिक स्टडी। तो इसमें जो भी कहा जाएगा वो सब कुछ साइंटिफिक होगा। साइंटिफिक मतलब वो सब कुछ यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल समझाता हूं क्योंकि बेसिक जितना स्ट्रांग होगा, ऑब्वियसली डेफिनेशन अगर आपको क्लियर नहीं है कि हम क्या करना चाहते हैं, क्या हो रहा है, हम क्या कहेंगे, तो ऑब्वियसली कोई पॉइंट नहीं बनता है आपको आईएएस की प्रिपरेशन करने का जब आपको डेफिनेशन ही क्लियर नहीं है। इवन जब आप इंटरव्यू देने जाओगे आईएएस का तो सबसे पहला सवाल डेफिनेशन पे ही वो पूछ सकता है, व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स। ऑब्वियसली कोई नॉर्मल आदमी आपसे पूछ सकता है, एक लेमन पूछ सकता है कि भाई स्टैटिस्टिक्स क्या है। सर मैं एमएससी कर रहा हूं स्टैटिस्टिक्स में, होता क्या है स्टैटिस्टिक्स। और अगर वो थोड़ा सा पढ़ा लिखा हुआ और उसने 2 क्रॉस क्वेश्चन आपसे पूछ लिए तो शायद जवाब देना मुश्किल हो जाएगा आपको। तो आपको नॉलेज कम से कम डेफिनेशन की होनी चाहिए अपने सब्जेक्ट की। चलिए एक और एग्जांपल समझाता हूं।
मान लीजिए कोई आपसे पूछे या मेरे से पूछे, सुधीर सर इंडियन बॉयज की एवरेज हाइट बताइए, सपोज फॉर एग्जांपल, सिंपल सा एक एग्जांपल, मैंने बोला बेटा 5 फुट 7 इंच सपोज, या 5 फुट 6 इंच, डजंट मैटर, हम किसी डाटा पे नहीं जा रहे हैं, बस हम अपनी बात समझा रहे हैं। तो सपोज 5 फुट 7 इंच 5.7। तो आपने बोला सुधीर सर कैसे, और मैंने बोला कि देखो बेटा मेरा एक छोटा भाई है, उसकी हाइट है 5 फुट 7 इंच, और मेरे लिए तो वही सब कुछ है, मेरी जान है वो, तो उसकी जो हाइट है वही इंडियंस की एवरेज हाइट है। तो शायद जो 5 फुट 7 इंच नंबर है वो तो आपने एक्सेप्ट कर लिया होगा, बट जो एक्सप्लेनेशन मैंने दिया है वो आपने रिजेक्ट कर दिया होगा 1 मिनट में। अब आप दोबारा पूछो कि सुधीर सर इंडियन बॉयज की एवरेज हाइट, मैंने फिर बोला 5 फुट 7 इंच। आपने बोला सुधीर सर कैसे, मैंने बोला देखो बेटा मैंने इंडिया में से अलग अलग स्टेट से, सपोज मैंने 10 स्टेट सेलेक्ट कर लिए इंडिया में से, और हर स्टेट से मैंने 10 ऑब्जर्वेशंस का रैंडम सैंपल लिया बॉयज का। बॉयज मतलब 20 साल से लेकर 24 साल के बीच के बच्चों को मैं बॉयज मान के चल रहा हूं, सपोज फॉर एग्जांपल, ठीक है सर। और उन सब की हाइट को मैंने मेजर किया, ओके सर। उन सब की हाइट का मैंने अर्थमेटिक मीन निकाला फॉर एग्जांपल, या मैंने सबकी हाइट को सम करके डिवाइडेड बाय नंबर किया, और जो नंबर बन के आया वो है 5 फुट 7 इंच। तो शायद ये जो सेकंड वाला स्टेटमेंट है वो हम सबको एक्सेप्टेड होगा, जबकि नंबर 5 फुट 7 इंच दोनों में कॉमन था, लेकिन खाली नंबर कॉमन होने से, नंबर सेम होने से मेरी बात एक्सेप्ट नहीं कर ली जाएगी, वो साइंटिफिकली प्रूवन भी होनी चाहिए। मतलब तभी वो बात, तभी वो स्टेटमेंट लिखा जाएगा वो जब सब के लिए एक्सेप्टेड होगा। बिल्कुल सिंपल, ठीक है। तो ये साइंस का रोल था। थोड़ा आगे चलते हैं। अब मैं क्या कह रहा हूं कि साइंस इन विच वी कलेक्ट द डाटा। तो अब सवाल ये आता है कि डाटा क्या होता है। तो डाटा तो बहुत सिंपल सी चीज है। डाटा इज व्हाट, बेसिकली डाटा इज नथिंग बट कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, है ना। तो कुछ लोग कहते हैं कलेक्शन ऑफ न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन, नहीं, ऐसे गलत नहीं बोलते, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, क्योंकि इंफॉर्मेशन न्यूमेरिकल ही हो ऐसा जरूरी नहीं है। तो स्टैटिस्टिक्स के अंदर हम साइंटिफिकली सबसे पहले हम डाटा को कलेक्ट करेंगे, उसके बाद आगे कुछ काम करेंगे। तो आज मैं आपको अच्छे से समझा रहा हूं कि आपका सब्जेक्ट एक्चुअली में क्या है। तो किसी ने पूछ लिया कि भाई डाटा क्या होता है, तो हमने कह दिया कि डाटा इज नथिंग बट कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। अब सवाल आता है कि डाटा कितने टाइप का होता है। तो आपके दिमाग में बहुत सारी चीजें चलेंगी, और आप एक्चुअली में पढ़ा भी है आपने ये, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल कार्डिनल डाटा, ऑर्डिनल डाटा, न्यूमेरिकल डाटा, पोजिशनल डाटा, प्राइमरी डाटा, सेकेंडरी डाटा, यूज्ड डाटा, अनयूज्ड डाटा। देयर आर सो मेनी टाइप ऑफ डाटास। कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे, मैं कुछ मना नहीं कर रहा भाई, बच्चों होता है। लेकिन जब आप स्टैटिस्टिक्स में आते हैं तो कभी भी डाटा को ऐसे डील नहीं करते जैसे मैं अभी बोल रहा था। कैसे डील करते हैं समझाता हूं। देखिए, स्टैटिस्टिक्स में जो डाटा होता है एक्चुअली में वो दो कैटेगरी में होता है। एक्चुअली में वो दो कैटेगरी में होता है। एक कैटेगरी होती है फ्रीक्वेंसी डाटा, एक होता है प्रोबेबिलिस्टिक डाटा। ठीक है बेटा, स्टैटिस्टिक्स में डाटा प्राइमरी, सेकेंडरी, यूज्ड, अनयूज्ड ये होते हैं, पार्ट होते हैं स्टैटिस्टिक्स में, मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन वो थोड़े आगे चल के होंगे। जब हम स्टैटिस्टिक्स का थ्योरी डेवलप करते हैं तो प्राइमरी, सेकेंडरी, यूज्ड, अनयूज्ड, कार्डिनल, ऑर्डिनल इस बेसिस पे डिफाइन नहीं करते। जिस बेसिस पे डिफाइन करते हैं पहले वो समझा रहा हूं। तो ये सब चीजें हैं, आप ऐसा मत सोचना कि सुधीर सर हमने तो स्टैटिस्टिक्स में चीजें पढ़ी हैं, सब पढ़ेंगे हम भी, लेकिन जो स्टैटिस्टिक्स जो बेसिक ग्रास रूट है, स्टैटिस्टिक्स डिफाइन किस फॉर्मेट में डाटा को लेके होता है वो समझा रहा हूं। तो डाटा का जो फॉर्मेट होता है वो दो होता है। नंबर 1 फ्रीक्वेंसी डाटा, नंबर 2 प्रोबेबिलिस्टिक डाटा। तो फ्रीक्वेंसी डाटा आपने पढ़े होंगे, इसमें दो चीजें होती है, वेरिएबल और फ्रीक्वेंसी। वेरिएबल की वैल्यू वेरी करती है, सपोज x1, x2 डॉट डॉट xn। फ्रीक्वेंसी f1, f2 डॉट डॉट fn। बिल्कुल आपने ऐसा पढ़ा होगा। मेरे बच्चों, इस डाटा को हम
बहुत बार ऑब्जर्व्ड डाटा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑब्जर्व्ड डाटा भी कहते हैं। ऑब्जर्व्ड डाटा का मतलब होता है कि ये इंफॉर्मेशन विद रेस्पेक्ट टू द वेरिएबल एक्स कोरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी मैंने ऑब्जर्व कर रखी है, मुझे पता है ये बिल्कुल एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन है। समझ गए? इसमें कुछ चेंज नहीं हो सकता, कोई वेरिएबल नहीं हो सकता, कोई वेरिएशन नहीं हो सकता। चाहे इस डाटा को मैं स्टडी करूं, आप स्टडी करें, कोई तीसरा स्टडी करे, कोई भी करे, दिस इज ए फ्रीक्वेंसी डाटा, दिस इज सो कॉल्ड ऑब्जर्व्ड डाटा। चलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बारी आती है प्रोबेबिलिस्टिक डाटा की, है ना। प्रोबेबिलिस्टिक डाटा में भी दो चीजें होती हैं, एक होता है वेरिएबल एक्स और दूसरा होता है कोरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी पी डॉट। ये जो वेरिएबल होता है एक्स, इसको आप वेरिएबल नहीं कहते, इसको हम कहते हैं स्टैटिस्टिक्स में रैंडम वेरिएबल। वो अलग बात है, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, व्हाट इज रैंडम वेरिएबल, वो बात की बात है। लेकिन प्रोबेबिलिस्टिक डाटा बनता कैसे है? जैसे फ्रीक्वेंसी डाटा दो चीजों से मिलकर बनता है, ऐसे ही प्रोबेबिलिस्टिक डाटा भी दो चीजों से मिलकर बनता है, एक रैंडम वेरिएबल और दूसरा उसका कोरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी। सिनेरियो बिल्कुल सेम रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल, सपोज एक्स एक रैंडम वेरिएबल है और वैल्यू ले रहा है x1 x2 डॉट डॉट xn एंड कोरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी आपने डिफाइन कर दी, सपोज p1 p2 अप टू डॉट डॉट pn। नाउ दिस इज योर प्रोबेबिलिस्टिक डाटा। मेरे बच्चों, इसको आप एक्सपेक्टेड डाटा भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? एक्सपेक्टेड डाटा भी बोलते हैं, क्योंकि ये एस्टिमेटेड होता है, ये अप्रोक्सीमेटेड होता है, ये एक्सपेक्टेड होता है। मींस इसका जो रिजल्ट आएगा, जो एनालाइजेशन आएगा, वो किसी एक का डिफरेंट हो सकता है, दूसरे का डिफरेंट हो सकता है, तीसरे का डिफरेंट हो सकता है। दूसरी बात जो सबसे मेन है, जब आप इस डाटा पे काम करते हैं तो ये डाटा ऑब्जर्व होता है, ये डाटा कलेक्टेड होता है। नाउ दिस डाटा इज नेवर बी द कलेक्टेड, दिस डाटा इज जनरेटेड। बी केयरफुल, एकदम पावरफुल बात बता रहा हूं आपको। ये डाटा कभी कलेक्ट नहीं होता, ये डाटा हमेशा जनरेटेड होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, आपने पॉइजन रैंडम वेरिएबल बनाया होगा, बर्नौली रैंडम वेरिएबल बनाया होगा, बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल बनाया, जितने भी रैंडम वेरिएबल आपने बनाए सब के सब इसी कैटेगरी के होते हैं। तो हम हमेशा स्टैटिस्टिक्स को दो पार्ट में डाटा के रेस्पेक्ट में डील करते हैं। द वन इज फ्रीक्वेंसी डाटा, द अनदर इज प्रोबेबिलिस्टिक डाटा। ये डाटा ऑब्जर्व होता है, ये डाटा अप्रोक्सीमेटेड होता है। सो दैट्स वाई जब आप इस डाटा को एनालाइज करोगे तो एग्जैक्ट वैल्यू आएगी, और जब आप इस डाटा को एनालाइज करोगे तो एस्टिमेटेड वैल्यू आएगी, या अप्रोक्सीमेटेड या एक्सपेक्टेड वैल्यू आएगी। इसीलिए आपने थोड़ा देखा होगा या देखना चाहिए आपको, जब आप इस डाटा की सेंट्रल वैल्यू निकालते हैं तो आप अर्थमेटिक मीन का यूज करते हैं, और जब आप इस डाटा की सेंट्रल वैल्यू निकालते हैं तो आप मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन का यूज करते हैं। उसका कुछ मतलब होता है, उसका मतलब अप्रोक्सीमेशन होता है, और यहां अर्थमेटिक मीन का मतलब एग्जैक्ट होता है। बी केयरफुल, बिल्कुल सिंपल है ना। तो अगर आप डाटा को लेके बात करें कि साइंटिफिकली आप डाटा कलेक्ट करेंगे या क्या करेंगे, तो डाटा दो टाइप में डील होगा, फ्रीक्वेंसी डाटा एंड द प्रोबेबिलिस्टिक डाटा। बिल्कुल वेरी सिंपल। ठीक है, आगे चलते हैं मेरे बच्चों। देखिए, तो डाटा के बारे में बात हो गई, फिर हम उस डाटा को जो भी है, चाहे वो फ्रीक्वेंसी डाटा हो, चाहे वो प्रोबेबिलिस्टिक डाटा हो, हम उसको टेबुलेटेड करेंगे। टेबुलेटेड पे मुझे कुछ नहीं बोलना है, क्योंकि टेबल ऑब्वियसली नॉट टीचर वर्क के भाई टेबल पे मैं बोलूंगा आपके सामने। फिर क्या होता है, हम डाटा को एनालाइज करते हैं। समझ गए? तो मैं अगर आपसे यहां पूछ लूं कि भाई बेटा, किसी भी डाटा को, चाहे वो फ्रीक्वेंसी डाटा हो, चाहे वो प्रोबेबिलिस्टिक डाटा हो, जब आप कभी ये कहते हैं कि वी एनालाइज द डाटा सर, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका सेंस क्या होता है, आप मुझे क्या कहना चाहते हैं व्हेन वी से वी एनालाइज द डाटा? तो आप एक सेकंड के लिए आप सोच लीजिए अपने मन में, आप मुझे क्या बोलेंगे। मैं बता देता हूं आप क्या बोलेंगे। आप बोलेंगे, सुधीर सर, हम डाटा के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहते हैं, डाटा को हम कुछ फॉर्मेट देना चाहते हैं, डाटा के बारे में हम कुछ बताना चाहते हैं। हाँ बेटा, वही पूछ रहा हूं कि आप डाटा के बारे में क्या बताना चाहते हो, वो बता दीजिए मुझे।
आप समझिए क्या कहना चाह रहा हूं आपको। तो आज मैं आपको एनालाइजेशन ऑफ द डाटा का एग्जैक्ट मीनिंग सेंस समझाता हूं। देखिए, आप जब भी स्टैटिस्टिक्स की शुरुआत करी होगी आपने, या पढ़ाई करी होगी आपने, जो भी स्टार्टिंग में किया होगा, आप किसी भी एक डाटा को लेके सिर्फ और सिर्फ एक ही काम करते हैं। क्या काम करते हैं? या तो आप डाटा की सेंट्रल वैल्यू निकालेंगे जिसको आप एवरेज कहते हैं, डिस्पर्जन निकालेंगे, स्क्यूनेस निकालेंगे और कुर्टोसिस निकालेंगे। इसके अलावा आपने दुनिया में, जीवन में आज तक किसी भी डाटा को लेकर इसके अलावा स्टैटिस्टिक्स में कुछ नहीं किया होगा। मैं डैम श्योर हूं, आप बता दीजिए अगर कुछ किया हो तो। नहीं। अब कोई बच्चा बोलेगा सुधीर सर हम तो कोरिलेशन भी निकालते हैं। अरे बाबू, कोरिलेशन दो डाटा के बीच का रिलेशन होता है, मैं एक डाटा की बात कर रहा हूं आपसे। करेंगे तो बहुत कुछ, ऐसा नहीं है कि बस यही चार काम करते हैं, और बहुत कुछ करते हैं। आरथ मूवमेंट निकालते हैं, बहुत कुछ करेंगे, मैं मना नहीं कर रहा हूं। लेकिन जो बेसिक थंब रूल है वो क्या है? जब हम कहते हैं कि वी एनालाइज ए डाटा, वी एनालाइज द डाटा, इसका मतलब है डाटा के अंदर से, चाहे वो फ्रीक्वेंसी डाटा हो, चाहे वो प्रोबेबिलिस्टिक डाटा हो, ये चार इंफॉर्मेशन सबसे पहले हम कलेक्ट करते हैं। सेंट्रल वैल्यू, डिस्पर्जन, स्क्यूनेस एंड कुर्टोसिस। एंड बी केयरफुल, जब आप ये चार चीजें कलेक्ट करोगे तो इनके मीनिंग, इनके सेंस बिल्कुल सेम होंगे। जो सेंट्रल वैल्यू का मीनिंग फ्रीक्वेंसी डाटा में है वही सेंट्रल वैल्यू का मीनिंग प्रोबेबिलिस्टिक डाटा में होगा, बट उनके जो मेजरमेंट आएंगे उनकी नेचर आपको डिफरेंट मिलेगी। क्यों? क्योंकि फ्रीक्वेंसी डाटा की नेचर डिफरेंट है तो मेजरमेंट की भी नेचर डिफरेंट होगी। प्रोबेबिलिस्टिक डाटा की नेचर डिफरेंट है तो जो उसका मेजरमेंट आएगा उसकी भी नेचर आपको डिफरेंट दिखाई देगी मेरे बच्चों। बिल्कुल सिंपल है, कोई ऐसा टिपिकल टास्क मैंने नहीं रखा है यहां पे। चलिए खैर थोड़ा और आगे चलते हैं। तो अब अगर आप देखें इसी चीज को, फिर हम क्या करेंगे? देन वी गिव्स द रिजल्ट। अब हम आपको रिजल्ट देंगे जो भी आपने हमसे सवाल पूछा होगा। सवाल क्या पूछा होगा? सेंट्रल वैल्यू, डिस्पर्जन, स्क्यूनेस, कुर्टोसिस और सम अनदर क्वेश्चन आप मेरे से पूछेंगे यहां पे, तो मैं उन सबका आपको जवाब दे दूंगा। लेकिन इस पूरे प्रोसेस में जो भी मैं करूंगा वो सब कुछ साइंटिफिक होगा। मींस वो सब कुछ ऐसा होगा कि वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल होगा। अगर वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल नहीं है तो आप तुरंत मुझे बोलोगे कि सुधीर सर ये बात हम मानने को तैयार नहीं है। तो या तो मैं आपको कन्विंस करूंगा या तो मैं आपको पढ़ाना छोड़ूंगा। रीजन है, साइंस है। साइंस में ये नहीं कहा जा सकता कि हमने तो लिख दिया, आपका दिल करे मानो, आपका दिल करे नहीं मानो। जैसे होता ना, टीचर आता है क्लास में लिख देता है, वो लिख दिया, बच्चे ने पूछा सर ये कहां से आया, भाई पता नहीं, ऐसा ही लिखना है, किताब में यही लिखा है। ना ना ना, सुधीर सर की क्लास में ये नहीं चलता है कि किताब में यही लिखा है। जब तक आप कन्विंस नहीं होंगे कि सुधीर सर जो आपने लिखा है वो सही है और बिल्कुल लॉजिकली हमें लग रहा है कि सही है, तो किताब में लिखा है या नहीं इससे हमें कोई लेना देना नहीं होता है, क्योंकि वो साइंस में लिखा है। हमें साइंस से मतलब है, हमें गुप्ता कपूर की किताब से मतलब नहीं है या किसी अनदर बुक से मतलब नहीं है, हमें मतलब है साइंस से। तो ये था बिल्कुल एक सिंपल सा डिस्कशन मेरे बच्चों, जिसमें हमने स्टैटिस्टिक्स को वेरी सिंपल तरीके से डिफाइन किया। तो बिल्कुल एक स्मॉल वीडियो मैं आज बनाऊंगा आपको, आज ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि आज कोई टॉपिक नहीं मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। मैंने अपने स्टैटिस्टिक्स को डिफाइन किया है। सेकंड डेमो लूंगा मैं, वहां से टॉपिक स्टार्ट करूंगा। आप पहले कुछ डेमो वीडियोस हमारे देखिए, अच्छे से देखिए, फिर हमारे जो लाइव डेमो होंगे वहां पे आप एक बार लाइव डेमो लीजिए, फिर आप जज करिए। और मैं ये सजेस्ट करूंगा पर्सनली मेरे बच्चों कि जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं जो आईएएस की प्रिपरेशन कराते हैं, आरबीआई की प्रिपरेशन कराते हैं, आप सबके यहां पर डेमो लीजिए। मैं बिल्कुल ये नहीं बोलूंगा कि बेटा आई एम द बेस्ट और मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। हमें जो करना होता है वो हम कर देते हैं, हम कहते नहीं है। मैं स्पेशली कहने में थोड़ा कम विश्वास करता हूं। जो मुझे करना है, मुझे पता है मुझे क्या करना है, वो मैं करता हूं। वो देखिएगा आप जब मैं करूंगा। लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि आप पूरे जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूशन हैं सबका अच्छे से डेमो लीजिए। किसी के कहने में मत आइए। हो सकता है किसी को आपने बोल दिया हो कि भाई सुधीर सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। नहीं नहीं बेटा, बिल्कुल नहीं। आप पढ़ के देखिए पहले। इतना जरूर गारंटी है कि सुधीर सर जैसा पहली क्लास में पढ़ाएंगे ऐसा ही लास्ट वाली क्लास में आपको पढ़ाएंगे। अच्छा पढ़ाता हूं कि नहीं अच्छा पढ़ाता हूं वो मेरा काम नहीं है, वो तुम्हारा काम है। क्योंकि आपको फीस देनी होती है,
आपको अपना टाइम देना होता है। और चलो फीस तो भाई पेरेंट्स देते हैं, फीस मैं उतना मैटरेबल थिंग मानता नहीं हूं, क्योंकि कैरियर अगर आपको बनाना है तो फीस आपको देनी पड़ेगी। आप भी अगर जॉब करेंगे कहीं पे तो आपको फीस मिलेगा। हाँ, इतना जरूर है कि हमारी फीस सबसे ज्यादा होती है, ये मैं मान लेता हूं भाई। लेकिन मेरे बच्चों, फीस सबसे ज्यादा इसीलिए होती है क्योंकि मैं डिजर्व करता हूं, मैं जान लगाता हूं आप लोगों के साथ, ये कंफर्म गारंटी है। कोई भी बच्चा जो मेरे यहां से पढ़ के गया हो, सिलेक्शन हुआ है या नहीं वो गारंटी नहीं है, लेकिन आप उससे कभी पूछना जो पढ़ के गया है। जो पढ़ के नहीं गया है वो कुछ भी कह सकता है, वो उसकी मेरी गारंटी नहीं होती, या किसी की भी गारंटी नहीं होती है। जो पढ़ के गया वो ये नहीं कह सकता कि सुधीर सर के पढ़ाने में कोई प्रॉब्लम रही होगी। अगर सिलेक्शन नहीं हुआ होगा तो वो खुद की गलती मानेगा कि भाई मेरे से ही तैयारी नहीं हुई, पर सुधीर सर या दीप इंस्टीट्यूट में कोई प्रॉब्लम हमें नहीं लगती है, जो मुझे लगता है। हो सकता है कोई बच्चा आपको ऐसा मिले कि नहीं सुधीर सर तो बिल्कुल बेकार इंसान है, लेकिन पूछ लेना कि बेटा दिल बहलाने के लिए ये बात कह रहे हो कि वाकई में आप उस इंसान से पढ़े हो। फिर भी सजेस्ट कर रहा हूं, सबसे डेमो लीजिए, जो आपको दी बेस्ट लगे। डेमो लेने के बाद किसी के कहने सुनने से नहीं करना होता, बिल्कुल पूरा एनालाइज करिए। डेमो लेने के बाद जब आपको लगे कि भाई इस टीचर को नॉलेज है, इस टीचर की बातों में दम है, या ये टीचर हमें सक्सेस दिला सकता है, तो फिर फीस ना देखिएगा बेटा, क्योंकि ऑब्वियसली बात है अगर मैं डिजर्व करता हूं तो मैं फीस ज्यादा रखता हूं, मुझे कोई प्रॉब्लम इस बात को कहने में नहीं है। चलिए खैर, थैंक यू वेरी मच मेरे बच्चों, होप सो आपको समझ में आई होंगी स्टैटिस्टिक्स। हालांकि पेपर आपका उतना टफ नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल पेपर है, लेकिन डेप्थ में नॉलेज होना जरूरी है। तो अब हमारे जो डेमो है, जो टॉपिक वाइज डेमो है, वो अब मैं कंटिन्यू करूंगा आपके साथ। थैंक यू वेरी मच।